हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका सेकंड चैप्टर सत्ता के समकालीन केंद्र पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सत्ता के समकालीन केंद्र का अर्थ, पहले इसका मतलब समझना बेहद ज़रूरी है। चैप्टर का मतलब जब हमने पढ़ा, शीत युद्ध चल रहा था, जो शीत युद्ध के पश्चात विश्व में विश्व पटल हुई और कुछ ऐसे संगठनों और देशों का उद्भव हुआ जो अमेरिका है उसके प्रभुत्व को सीमित करेंगे, ऐसा माना गया। तो कुछ ऐसे संगठन उभरे उस समय और देश उभरे, तो उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारा पहला क्षेत्रीय संगठन है यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ के बारे में जानते हैं इसमें क्या हुआ। तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। इसे मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। तो जो पश्चिमी यूरोप था उसकी सहायता की थी आर्थिक रूप से अमेरिका ने, तो उसे हम मार्शल योजना कहते हैं। और मार्शल योजना, इस योजना का नाम मार्शल इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके जो अमेरिका के एक मंत्री रहे हैं, बड़े मंत्री, उनका नाम था मार्शल, तो उनके नाम पर यह योजना बनाई गई थी। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। तो यही थी हमारी मार्शल योजना। और 1949 में 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन होता है, जो राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम साबित हुई। अब जो यूरोपीय संघ, ये जो क्षेत्रीय संगठन है, इसका उद्भव कैसे हो रहा है? एकदम चरणबद्ध तरीके से हो रहा है, स्टेप वाइज हो रहा है। जैसे 1948 में पहले मार्शल योजना आई, फिर 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया, फिर 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया। और प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि मार्शल योजना क्या होती है, 2 मार्क्स के फॉर्मेट में पूछा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7 फरवरी 1992 में 7 फरवरी 1992 में मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ है। तो याद रखना है एकदम, यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ है और किस संधि द्वारा हुआ है, तो मॉस्ट्रिच संधि है। और वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 27 देश हैं। तो 27 इनकी सदस्य संख्या 27 है। पहले 28 हुआ करती थी। ब्रिटेन जो है आज के समय में इसका हिस्सा नहीं है, ब्रिटेन इसमें से हट चुका है। तो अब इसकी वर्तमान में सदस्य संख्या 27 है। अब जानते हैं यूरोपीय संघ के सदस्य देश। इसमें पुराने सदस्य कौन से थे? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन। ये इसके पुराने देश हैं जो इसमें पहले शामिल हुए थे। और ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय लिया, जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकता है ब्रेग्जिट किसे कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्रेग्जिट क्या होता है। जो ब्रिटेन इससे अलग हुआ उसी घटना को ब्रेग्जिट कहते हैं। अब 2016 में इनका जनमत संग्रह कराया जाता है, जिसके द्वारा ये निर्णय आता है कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ का सदस्य देश नहीं है, अब वो अलग हो चुका है और अब यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। तो जनवरी 2020 में यह यूरोपीय संघ से अलग हो गया और यह पुराने सदस्यों में से एक सदस्य देश था। तो ये भी आपको याद रखना है। और यूरोपीय संघ के नए सदस्य, अब नए कौन से देश इसमें शामिल हुए इसकी स्थापना के बाद? तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस और स्लोवेनिया। तो ये इसके सदस्य देश बाद में जुड़ते हैं। और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की वर्तमान में जो संख्या है 27 है, जैसा कि हमने पहले ऊपर पढ़ा। आप जानते हैं यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य, क्या पर्पस है यूरोपीय संघ का गठन करने का, क्यों इसकी स्थापना की गई है? तो एक समान विदेश नीति व सुरक्षा नीति। अब जो भी इसके देश है उनकी एक समान विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी एक जैसी है, जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, सुरक्षा नीति है, वो भी सेम है। और नेक्स्ट पॉइंट, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग। अगर किसी देश में आंतरिक मामला जैसे कि गृह युद्ध हो जाए और कुछ समस्या आ जाए देश में, तो उस पर सहयोग करते हैं बाकी देश, ताकि इसको सुलझा लिया जाए बातचीत के द्वारा शांतिपूर्वक। नेक्स्ट, एक समान मुद्रा का चलन। इनकी जो मुद्रा है वो यूरो है और मुद्रा जो यूरो है वो पूरे इनके 27 देशों में चलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और वीज़ा मुक्त आवागमन, जो इनके देश है वो एकदम वीज़ा मुक्त है, बिना वीज़ा के एक से दूसरे स्थान जा सकते हैं जो इनके 10 सदस्य देश है।
आइए अब हम जानते हैं फीचर्स ऑफ यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ की विशेषताएं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया है। तो 4 मार्क्स में ये पूछा जाता क्वेश्चन कि यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था थी पहले ये, जैसे हमने पढ़ा मार्शल योजना थी, उसमें सब कुछ आर्थिक रहा है, लेकिन ये बाद में जब इसकी स्थापना कर दी जाती है 1992 में, उसके बाद ये राजनीतिक संस्था के रूप में ये रूप ले लेती है। तो ये पूछा जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। और यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा है, एकदम जैसे देश होता है कोई बड़ा विशाल देश, उसकी तरह ये कार्य करने लगा है। इसका अपना झंडा है, अपना फ्लैग है, अपना गान है, अपनी स्थापना दिवस है, और अपनी एक मुद्रा भी है इनकी जो कि यूरो है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये विशेषता है। क्वेश्चन आएगा ना, यूरोपीय संघ की विशेषताएं लिखिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको, कीवर्ड्स जो ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है इसमें, अन्य देशों से संबंध के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली है। तो इनमें देशों के संबंध है मामले में, तो इन्होंने अपनी साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति बना रखी है। तो ये भी आपको याद रखना है। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। तो 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि कितने सोने के सितारे थे, तो 12 सोने के सितारे का घेरा है ये पूरा। और इनका प्रतीक क्या है, सिंबल क्या क्या सिंबलाइज करते हैं ये? एकता, यूनिटी का प्रतीक है ये, समग्रता का प्रतीक है कि इनमें मेल मिलाप है, सब मिल भाईचारे की भावना रखते देश। तो ये आपको याद रखना है। और 2003 में यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय यूनियन है, उसने एक संविधान बनाने की भी कोशिश की, परंतु वो असफल रहता है, इसमें नाकामयाब रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक या विशेषताएं। अब यूरोपीय संघ को कैसे ताकतवर एक क्षेत्रीय संगठन है ये, तो ये पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इसके आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है इसका, यूरोपीय यूनियन का। तो 2016 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी ये 2016 में यूरोपीय संघ की। और इसका जो सकल घरेलू उत्पादन है, जो जीडीपी है इसकी, 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा थी, जो अमेरिका की ही लगभग है। तो हमने पहले पढ़ा था सत्ता के समकालीन केंद्र का अर्थ में कि अमेरिका का जो प्रभुत्व है उसको सीमित करने के लिए इनका उद्भव हुआ है। तो इसमें देख लो, अमेरिका के लगभग इनकी वो थी जीडीपी 17,000 अरब डॉलर। तो इसकी मुद्रा यूरो जो है वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है, ये पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करता है यूरोपीय संघ। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव पूरा यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इन महाद्वीपों में भी है, इनके देशों में भी है, अफ्रीका के देशों में भी इनका व्यापार होता है, एशिया में भी होता है, यूरोप में भी होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं यूरोपीय संघ के राजनीतिक प्रभाव, इनके पॉलिटिशियन इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो इसका एक जो सदस्य देश है फ्रांस, जिसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर है, जो यूएनओ है उसमें एक सिक्योरिटी काउंसिल का जो होता है अंग है जो यूएनओ का, उसमें परमानेंट मेंबर है ये फ्रांस। तो ये भी आपको याद रखना है। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, ये भी आपको याद रखना है। यूरोपीय संघ के सैन्य प्रभाव क्या है, तो इनकी जो सेना वेना है वो कैसी है, कितनी मजबूत है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है, और इसका जो कुल रक्षा बजट है वो अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। अमेरिका फर्स्ट पे और सेकंड पे कौन आता है, यूरोपीय यूनियन। तो ये आपको याद रखना है। और यूरोपीय संघ का जो सदस्य देश है फ्रांस, जैसा कि हमने पढ़ा अभी, वो परमाणु हथियार न्यूक्लियर पावर है आज के समय में। तो ये भी आपको याद रखना है। आंतरिक विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के मामले में यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। यूरोपीय संघ की कमजोरियां या सीमाएं, क्वेश्चन आ सकता है ये आपके पेपर में कि यूरोपीय संघ में क्या कमियां हैं, क्या सीमाएं हैं इनकी। तो इसको पढ़ते हैं हम। इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है।
हमने पढ़ा था जो इनकी वो फॉरेन पॉलिसी है और इनकी जो रक्षा नीति हो गई उसमें एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है कभी कभार, जैसे इराक पर हमले के मामले में। तो ये आपको याद रखना है, इराक के ये एग्जाम्पल है, इराक पर हमले के मामले में एक दूसरे के इनकी जो विदेश नीति है वो खिलाफ हो जाती है। तो इसकी ये क्या है, कमी है, सीमा है ये। और यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी रहती है। जो इनकी साझी मुद्रा है यूरो, तो उसको लागू करने में नाराजगी रहती है। और जो इनके सदस्य देश है डेनमार्क और स्वीडन, उन्होंने मॉस्ट्रिच संधि को भी नहीं माना और जो यूरो है उसको मानने का भी इन्होंने विरोध किया है। तो यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे। तो ये भी एक इनकी सीमाई में आता है, इनकी एक कमी है। जो यूरोपीय संघ के देश है ना कुछ कुछ, वो अमेरिकी गठबंधन का साथ दे रहे हैं, अमेरिकी गठबंधन में बंधे हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। तो ये इसकी कमी है, ब्रिटेन को अलग रखा यूरोपीय बाजार से। जो यूरोपीय संघ है उस साझा बाजार जो है उससे अलग रखा। प्रधानमंत्री का नाम आपको याद रखना है, मार्गरेट थैचर। और ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय किया, जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। और ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। तो ये याद रखना आपको। अब हम पढ़ते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं। तो अब ये दूसरा संगठन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट संगठन है ये आसियान। तो इसके बारे में जानते हैं हम। अब आसियान के सदस्य देश, अब जो संस्थापक देश है वो 5 है और जो बाद में जुड़ते हैं नए सदस्य देश वो भी 5 है। तो आज के समय में, वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, 10 है। तो 10 देशों से मिलकर ये बना आसियान। आसियान के संस्थापक देश कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। और जो नए सदस्य देश जो बाद में जुड़ते हैं उसमें ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाहौस, म्यांमार और कंबोडिया। तो अगस्त 1967 यानी 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। तो बैंकॉक घोषणा पत्र है, उस पर इन 5 देशों ने साइन किए, उसके बाद आसियान की स्थापना होती है। आसियान की स्थापना होती है। इन 5 देशों को आसियान का संस्थापक देश कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और बाद में ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाहौस, म्यांमार और कंबोडिया को शक्ति को शामिल किया गया और इनकी सदस्य संख्या 10 हो गई। तो ये आपको याद रखना है। आसियान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना इसका ये काम है। इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना और कानून का जो शासन होता है और यूएनओ के जो नियम होते हैं उनका पालन करना भी इसका काम है। और इसके माध्यम से इनका पालन कर कर वो शांति, पीस और स्थायित्व को बढ़ावा देता है। तो ये आपको याद रखना है। और जो इस चैप्टर में, इस संगठन में जो सबसे मेन टॉपिक है वो है आसियान शैली, आसियान वे क्या होती है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसको हम करते हैं, पढ़ते हैं इसको। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने विश्व भर में काफ़ी यश कमाया है। इसे ही आसियान शैली या आसियान वे कहा जाने लगा। अब देखिए इसको समझते हैं। टकराव रहित यानी बिना किसी टकराव के एक दूसरे का ये साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। अगर कुछ विवाद भी हो जाता है तो बातचीत के जरिए ये सुलझा लेते हैं उनको। तो ये आपको याद रखना है और इसे ही हम क्या कहते हैं, आसियान शैली। अब पढ़ते हैं हम आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभ। इसके पिलर कौन कौन से हैं? 3 पिलर है इसके। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो पढ़ते हैं हम इसके बारे में। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवाद, अगर इनके क्षेत्र में विवाद हो जाए और सैनिक टकराव तक उसको बात को ले जाना नहीं है और सहमति पर आधारित है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या है, आसियान सुरक्षा समुदाय में यही बताया गया है। अगर किसी का देश में विवाद हो जाता है, इनके बीच आपस में टकराव हो जाता है, तो उसको बातचीत के जरिए सुलझाना है, ना कि लड़ाई करनी है उसमें, ऐसा नहीं है। तो बातचीत के जरिए और सहयोग करना है, एक दूसरे का हेल्प करके उस विवाद को सुलझा लेना है। और नेक्स्ट इसमें आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है आसियान देशों का जो साझा बाजार है और उनका प्रोडक्शन जो उत्पादन आधार तैयार करना है, इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करता है।
तो ये फ्री ट्रेड करते हैं, मुक्त व्यापार करते हैं। आसियान के जो देश है इन्हों में मुक्त व्यापार साझा बाजार है, तो ये आपको याद रखना है। और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों के जो बीच टकराव होता है, टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना, जैसा कि हमने अभी पहले चर्चा की। तो आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आसियान क्षेत्रीय मंच, ARF कहते हैं इसको, आसियान रीजनल फोरम। तो 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। एकदम ये एक्यूरेट याद रखना आपको, 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की जाती है। 1 मार्क्स में ये पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। और जिसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, जो ये इनके देश है, सदस्य देश है, उनकी सुरक्षा और विदेश नीति जो है, वो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें तालमेल बनाना है, इसका काम है ये। तो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता। आज के समय में इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, क्या ज़रूरत है हमें आसियान की। तो आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसी तेजी से विकसित होने वाली एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। अब देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जो भारत है और चीन है, एक एशिया के देश है दोनों, तो ये वर्तमान समय में एकदम तेज गति से विकसित हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं अपना। तो इनके साथ जो ट्रेड है और निवेश, इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, व्यापार है, तो उसके माध्यम से ये प्रदर्शित होती है। आसियान ने निवेश और श्रम और सेवाओं के मामले में, सर्विस हो गई, लेबर हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गई, इसके मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया। FTA इसको बोलेंगे, फ्री ट्रेड एरिया। तो ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, FTA की, मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो अमेरिका और चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि, इनको भी इंटरेस्ट आया है कि हम मुक्त व्यापार करें। और इसमें मुक्त व्यापार में ये होता है कि जो बिजनेस का तरीका होता है वो एकदम सरल हो जाता है, आपस में सरल माध्यम से व्यापार होता है, तो ज़्यादा इनको प्रॉफिट होता है, तो ये भी याद रखना। और 1991 में, 91 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई है और 2014 से एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई। और इसका उद्देश्य क्या है, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। हम उनके साथ, जो आसियान के देश हैं उनके साथ रिलेशन बनाए, अच्छे संबंध रखे, राजनीतिक रूप से हो गए, आर्थिक रूप से हो गए या सिक्योरिटी रूप से हो गए, आपस में सहयोग करें। तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आता है और एक्ट ईस्ट में, तो ये आपको याद रखना है। और भारत ने आसियान के सदस्य देशों, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया और मलेशिया हो गया, इनके साथ मुक्त व्यापार का समझौता भी किया है। एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें भारत ने थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर के साथ समझौता किया है। 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, जो 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति है। तो असली ताकत इसकी क्या है, ये एक दूसरे में सहयोग करें और गैर क्षेत्रीय संगठन जो होते हैं उनके बीच संवाद, उनसे बातचीत करें और परामर्श करने की नीति है, उनको सलाह देने की नीति है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए मंच उपलब्ध करवाता है। तो ये भी आपको एकदम याद रखना है। और ये संगठन जो है आसियान, इसने बहुत प्रगति की है, बहुत ये उन्नत है। आसियान ने कंबोडिया और बहुत तेज़ी से विकास किया है इसने अपना। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है। इसका जो एक देश है कंबोडिया, उसके विवाद हो गए थे, पूर्वी तिमोर वाले संकट को भी संभाला है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो आसियान है, इसके बारे में आ सकता है क्वेश्चन, तो ये आपको एकदम एक्यूरेट याद रखना है। आसियान शैली क्या है, आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चाइना के बारे में। चाइना जो है वो एक शक्ति के रूप में कैसे साबित होता है, कैसे ये एक शक्ति का केंद्र है जो अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित कर सकता है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अब 1949 में माओ के नेतृत्व में, 1949 में चीन में चीनी क्रांति होती है और इसके नेता कौन होते हैं, माओ त्से-तुंग इनका पूरा नाम है, माओ के नाम से ये प्रसिद्ध है। माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। चीन में चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना कर देते हैं। शुरुआत में यहाँ अर्थव्यवस्था जो है सोवियत प्रणाली पर आधारित थी। अब सोवियत सिस्टम था, उसमें भी हमने पढ़ा कम्युनिज्म था, तो चाइना में भी कम्युनिज्म चलता है माओ के नेतृत्व में।
अब माओ के नेतृत्व में चीन का विकास कैसे हुआ, इस पर जोर डालते हैं। चीन ने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। अब इन्होंने क्या करा, ये सब सरकार के अंडर में होता था, कोई निजी नहीं था इसमें, सार्वजनिक जो हमारा राज्य होता है, जो हमारी सरकार है, उसके अंडर में ये सब कुछ होता है। तो ये आपको याद रखना है। और चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे जो संसाधन रिसोर्सेज हैं उनका क्या करना है, उद्योगों में लगा देना है। और चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया है। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या जो है विकास में बाधा कर रही है। अब इनकी जो पॉपुलेशन है वो विश्व में 1 नंबर पर है, फर्स्ट पर है। तो इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा अत्यधिक रूप से बढ़ रही है, जो एक समस्या पैदा करती है, एक बाधा बन रही है विकास की ओर चलने पर। कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहाँ के उद्योगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही है। तो ये भी आपको याद रखना। अब हम पढ़ते चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। तो ये आपके पेपर में ऐसे आएगा कि चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ, चीन आज कैसे इतना आर्थिक तेजी से रूप में उभरने वाला एक देश है, इसके बारे में चर्चा करो। तो चीन में सुधारों की पहल। अब चीन में सुधार कैसे हुआ, माओ के नेतृत्व में तो सब सरकार के अंडर में होता था। अब चीन में सुधारों की पहल, चीन ने जो है 1972 में अमेरिका से रिलेशन बनाए और राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। इसमें एकांतवास शब्द यूज इसलिए हुआ क्योंकि ये पहले अपने देश में ही सब कुछ करता था, आर्थिक विकास हो गया और राजनीतिक। अब इसने क्या किया, अमेरिका से संबंध बना लिया 1972 में। और 1973 में इधर के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखते हैं, जो कि कृषि में, उद्योग में, सेवा में और विज्ञान प्रौद्योगिकी में ये आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखते हैं। और 1978 में इनके एक तत्कालीन नेता होते हैं देंग श्याओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति, ओपन डोर की पॉलिसी की अपना लेती है, उसके घोषणा कर देते हैं देंग श्याओपिंग। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि खुले द्वार की नीति चीन ने कब अपनाई, तो 1978 में। और नेता कौन थे, देंग श्याओपिंग। और इसके बाद है 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया इन्होंने, जो खेती है वो प्राइवेट कर दिया। और 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है सेज, एकदम याद रखना इसकी फुल फॉर्म, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित कर दिए इन्होंने। और एकदम इन्होंने, हमने पढ़ा इनके बारे में, एकदम चरणबद्ध तरीके से इन्होंने स्टेप वाइज सब कुछ करा। जैसे 1972 में अमेरिका से संबंध बना लिए, फिर 1973 में चाओ एन लाई ने आधुनिकीकरण के प्रस्ताव पारित कर दिए, फिर 1978 में ओपन डोर की पॉलिसी अपना ली, फिर 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया, फिर 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया, और फिर चीन ने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो स्थापित करवा दिए, जिससे व्यापार जो है बहुत ज़्यादा बढ़े और इनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो इकोनॉमिक रूप से। और चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। तो WTO में शामिल कब हुआ, 2001 में। और इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया है। अब चीन के पास अब विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है एकदम। अब इसके पास मुद्रा बहुत है, इसका विशाल भंडार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय भीम, जय भारत।